हेलो, क्या हालचाल है आप सभी के। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 विज्ञान जिसका अध्याय नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक वो हम देख रहे थे, जिसका हमने पार्ट 1 देख लिया था। आज हम पार्ट 2 में देखेंगे कार्बन जो है ये कितने रूपों में पाया जाता है या कार्बन के अपरूप क्या क्या हैं। अगर आपने अभी तक पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर पहले वाला पार्ट देखिए, या फिर उस पहले पार्ट की जो वीडियो लिंक है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर भी जाकर इसको देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है कार्बन के अपरूप। देखो यहाँ पर एक शब्द है अपर रूप। अपर रूप का मतलब क्या है कि बहुत सारे रूप। कार्बन जो है कार्बन यह अनेक रूपों में पाया जा सकता है। अब कार्बन जो है जब यह अनेक रूपों में पाया जाता है तो इसके जितने भी जो भौतिक गुणधर्म हैं वो अलग अलग होंगे, लेकिन रासायनिक गुणधर्म सभी के समान रहते हैं। भौतिक गुणधर्म का मतलब हो गया बाहर से देखने पर हमको वो कैसे दिखाई देंगे। जैसे कार्बन से बहुत सारे अगर यौगिक बनते हैं तो देखने पर जैसे मान लो हमको इसका रंग कैसा दिखाई देता है, वह कठोर है कि नरम है या मुलायम है, इस तरीके से। तो अपरूप शब्द का मतलब यही होता है ऐसे तत्व जो अनेक रूपों में पाया जाता है, जिनके भौतिक गुणधर्म तो अलग अलग होते हैं लेकिन रासायनिक गुणधर्म सभी के समान होते हैं। रासायनिक गुणधर्म का मतलब हो गया अगर वो किसी से अभिक्रिया कर रहे हैं, मान लो अगर किसी एक की अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रही है तो दूसरे वाले कार्बन के जितने भी तत्व हैं वो भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे। तो रासायनिक गुणधर्म तो इनमें समान रहते हैं लेकिन भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। तो ये जो तत्व है अनेक रूपों में पाया जाता है, तो इस गुण को बोला जाता है अपर रूप। अब हम देख रहे हैं कार्बन के अपरूप। जो कार्बन है उनके कौन कौन से रूप हैं। तो कार्बन जो है कार्बन के अपरूप हमारे कक्षा 10 के अंदर एनसीईआरटी में सिर्फ 3 दे रखे हैं। वो है एक हीरा होता है, एक ग्रेफाइट और एक फुलरीन। एक होता है हीरा, एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है फुलरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। और ये एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता भी है कि कार्बन के अपरूपों का वर्णन करो, या इसी में आ जाता है हीरा और ग्रेफाइट में अंतर बताओ। तो सबसे पहले हम हीरे की बात करते हैं। हीरा, तो देखो हीरा जो है यह प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह प्रकृति के अंदर सबसे कठोर पदार्थ होता है पाया जाने वाला। तो हीरे की अगर हम बात करें हीरे, तो हीरे में भी सिर्फ और सिर्फ कार्बन के ही परमाणु रहेंगे। कार्बन के अलावा हीरे में और कोई भी हमारे पास परमाणु नहीं पाए जाते। ऐसे यदि ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में भी केवल और केवल जितने भी हमको परमाणु मिलेंगे वो सब कार्बन के ही मिलेंगे। कार्बन के अलावा किसी के भी परमाणु नहीं मिलते। तो देखो हीरे में भी कार्बन परमाणु है, ग्रेफाइट में भी कार्बन के परमाणु होंगे, फुलरीन में भी कार्बन के परमाणु होंगे। लेकिन जब इन तीनों को अगर हम देखते हैं तो इनमें कुछ हमको अंतर नज़र आता है। जैसे हीरा जो है हीरा, यदि इसकी हम बात करें तो हीरे की संरचना में जो कार्बन है कार्बन, तो कार्बन जो है अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। तो इसका मतलब है कि कार्बन की संयोजकता जब 4 होती है तो जब कार्बन जो है यह 4 बंध बनाता है। तो इस तरीके से हीरे में जितने भी कार्बन परमाणु पाए जाते हैं उन सब कार्बन परमाणु की संयोजकता पूरी होती है। अगर संयोजकता पूरी होती है तो कार्बन परमाणु में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। तो अगर मान लो ये कार्बन इसकी संयोजकता 4 है, अगर ये 3 ही बंध बनाए, अगर ये 3 ही बंध बनाता है तो इस कार्बन के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो हीरे की संरचना में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो इस तरीके से एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। तो कार्बन की संरचना की अगर बात करें तो एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि अगर एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहेगा तो इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो इसमें लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। अगला है, यह जो हमारे पास हीरा होता है, हीरा यह चतुष्फलकीय होता है, चतुष्फलकीय। इसकी आकृति कैसी होती है? चतुष्फलकीय आकृति होती है। यह प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ, यह प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है।
अब अगर इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते तो अगर हम इस हीरे की मैं बात करें तो हीरे में विद्युत धारा का चालन नहीं होता, क्योंकि विद्युत धारा का चालन सिर्फ उन्हीं पदार्थों में होता है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या फिर उनमें आयन उपस्थित होते हैं। जब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते तो इसमें लिखेंगे ये विद्युत के कुचालक होते हैं। यह विद्युत के कुचालक होते हैं। यह विद्युत के कैसे होंगे? कुचालक होते हैं। अब यदि हीरे के हम उपयोग की बात करें कि हीरा का उपयोग किस किस में किया जाता है, तो हीरे का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है आभूषणों में। आभूषणों में इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है कांच काटने में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो ये जितने भी हमने बातें देखी वो हीरे के लिए थी। तो हीरे में अगर हम बात करें, हीरे में बहुत सारे कार्बन के परमाणु पाए जाएंगे। अब हीरा जो है, हीरा इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन के परमाणु पाए जाते हैं, कार्बन के अलावा और कोई परमाणु नहीं पाया जाता। तो उसमें जो कार्बन परमाणु है, तो हर एक कार्बन परमाणु, हीरे के अंदर हर एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से घिरा रहता है, जिसके कारण उसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। यह चतुष्फलक की आकृति होती है। यह प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है और ये विद्युत के कुचालक होते हैं और इनका उपयोग आभूषण और कांच काटने में आदि में इनका उपयोग किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट की संरचना में यदि हम देखें तो इसमें जो एक कार्बन परमाणु है, एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। जुड़ा होता है। तो एक कार्बन परमाणु, यदि हम इसकी बात करें, जैसे एक कार्बन परमाणु है, यह अन्य 3 कार्बन परमाणु से इसे जुड़ा रहेगा। तब एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो इसके पास बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रह जाएगा। तो अब इस तरीके से जब एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब है इसकी आकृति। इसकी आकृति होती है षटकोणीय। इसकी आकृति होती है षटकोणीय आकृति होती है। अब यदि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो मैंने क्या बताया था, वो विद्युत धारा का चालन करेंगे जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसमें अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं तो ये विद्युत के सुचालक होंगे। विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं। अब देखो, यह हीरा जो था यह तो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हो गया था, लेकिन ग्रेफाइट कठोर पदार्थ नहीं होता है। यह हमारे पास चिकना व फिसलनदार होता है। यह कैसा होगा? चिकना, मुलायम और फिसलनदार। चिकना या मुलायम और साथ में फिसलनदार होता है। फिसलनदार होता है। अब ये ग्रेफाइट कहाँ होता है? देखो, जो पेंसिल होती है, पेंसिल जो हमारे पास पेंसिल होती है, तो पेंसिल के अंदर जो एक ब्लैक वाली जो पूरी रिफिल आती है वो ग्रेफाइट की होती है। अब उस रिफिल पर अगर हम हाथ लगाकर देखते हैं तो यह हमको सॉफ्ट या मुलायम महसूस होती है। तो वह जो ग्रेफाइट की होती है हमारे पास, तो ग्रेफाइट कैसा होता है? चिकना या मुलायम होता है। और ग्रेफाइट के जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। इनका उपयोग किस किस में किया जाता है? एक तो पेंसिल बनाने में, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, स्नेहक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। स्नेहक के रूप में, और इलेक्ट्रोड छड़ बनाने में। इलेक्ट्रोड छड़ बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड छड़ बनाने में इनका उपयोग किया जाता है।
तो इन सभी में उपयोग ग्रेफाइट का किया जाता है। पेंसिल बनाने में स्नेहक के रूप में, स्नेह का मतलब अगर किसी कोई जगह ऐसी हो या फिर कोई पदार्थ ऐसा हो, अगर हमें उसमें चिकनापन लाना हो या मुलायम अगर उसको करना हो तो भी स्नेह के रूप में काम में लेंगे। इलेक्ट्रोड छड़, इलेक्ट्रोड छड़ क्या होती है, जैसे मान लो अगर हम सेल लेते हैं, सेल अगर जैसे मान लो जो सेल आते हैं तो सेल के अंदर जो छड़ होती है, जब सेल के ऊपर वाले आवरण को हम हटा दें, जैसे दीवार घड़ी का जो सेल होता है उसके अंदर हटा दें तो उसके बीच में एक छड़ दिखेगी, तो वह छड़ होती है इलेक्ट्रोड छड़। तो उनको बनाने में भी हम ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। अब अगला है फुलरीन। फुलरीन के अंदर कार्बन की जो संख्या होती है, कार्बन की संख्या, तो फुलरीन में कार्बन की संख्या 60 से 70 होती है, 60 से 70, यानी कि जब कार्बन जब 60 से 70 ऐसे जुड़ते जाएंगे तो वह आकृति, उस आकृति को क्या बोला जाएगा, फुलरीन। अब 60 से 70 जो है यह इस तरीके से फुटबॉल जैसी संरचना में जुड़ जाते हैं। जैसे फुटबॉल होती है, फुटबॉल, तो फुटबॉल जैसी संरचना में जुड़ जाती है, इसलिए इस संरचना को बक्कीबॉल भी कहते हैं, बक्कीबॉल भी कहा जाता है, बक्कीबॉल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी आकृति फुटबॉल जैसी होती है, फुटबॉल जैसी संरचना, फुटबॉल जैसी संरचना होती है। तो जब भी कार्बन अगर 60-70 कार्बन लेते हैं, उसको जोड़ते हुए चले जाते हैं तो इसके फुटबॉल जैसी आकृति बन जाती है, इसलिए इसको बक्कीबॉल भी कहा जाता है। अब इसका नाम फुलरीन क्यों रखा गया है, क्योंकि सबसे पहले जो कार्बन 60 से लेकर 70 तक जिस वैज्ञानिक ने लिया और फुटबॉल जैसी संरचना बनाई उसका नाम था बकमिंस्टर फुलर, बकमिंस्टर फुलर। तो इस वैज्ञानिक के नाम पर ही, फुलर नाम पर ही इस पूरी संरचना का नाम क्या रख दिया गया, फुलरीन रख दिया गया। तो बकमिंस्टर फुलर के नाम पर इस आकृति का नाम पूरे का रख दिया गया फुलरीन। तो ये है कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक बार कमेंट जरूर करें। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, तब तक आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लीजिए। अगला है कार्बन के गुणधर्म। अब हम देखेंगे कार्बन के गुणधर्म क्या क्या हैं, या फिर जो कार्बन है वह कौन कौन से गुण प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले जो कार्बन है यह गुणधर्म प्रदर्शित करता है श्रृंखलन का। कार्बन जो है, कार्बन के अंदर श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। अब श्रृंखलन का मतलब क्या होता है, देखो, कार्बन में एक ऐसा गुणधर्म पाया जाता है या ऐसी विशेषता पाई जाती है जो एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। जैसे एक कार्बन परमाणु है, यह अपने साथ दूसरे कार्बन परमाणु को भी जोड़ सकता है, ये आगे वाला उससे भी जोड़ सकता है, आगे वाला उससे भी जोड़ सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे कार्बन के परमाणु मिलकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं। तो इसी श्रृंखला के गुण को श्रृंखलन कहा जाता है। तो कार्बन के अंदर यह एक ऐसा गुणधर्म होता है या गुण होता है, कार्बन जो है यह अपने साथ अन्य कार्बन परमाणु को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। कार्बन के उस गुणधर्म को हम श्रृंखलन कहते हैं। अब यह जो श्रृंखला है यह एक सीधी रेखा के रूप में भी हो सकती है। अगर सीधी रेखा के रूप में होगी तो इसको हम बोलेंगे रैखिक श्रृंखला, इसको हम बोलते हैं रैखिक श्रृंखला। अगर मान लो हमारे पास ये कार्बन की एक श्रृंखला है, अगर यहाँ से नीचे की तरफ अगर कार्बन जुड़ जाए तो इसका मतलब है कि यहाँ से नीचे से एक और शाखा निकल गई है कार्बन की। जब शाखा निकल जाती है इसको बोला जाता है शाखित श्रृंखला, इसको बोला जाता है शाखित श्रृंखला, शाखित श्रृंखला। यदि हमारे पास कोई ऐसी श्रृंखला हो जहाँ से कार्बन शुरू हो रहा है, अपने पास बहुत सारे कार्बन को जोड़ता हुआ अगर वापस उसी स्थान पर ये पूरी श्रृंखला घूम जाती है, यानी कि जहाँ से अगर आप शुरू हो जाते हैं और वहाँ से कार्बन के परमाणु जुड़ते हुए वापस इस कार्बन परमाणु के साथ आकर जुड़ जाए तो इस श्रृंखला को बोला जाता है चक्रीय श्रृंखला। इस श्रृंखला को बोला जाता है चक्रीय श्रृंखला। अर्थात कार्बन के परमाणु अगर जुड़ते हुए वापस अंत में उसी कार्बन परमाणु से अगर जुड़ जाता है तो यह एक चक्कर का रूप ले लेती है। देखो, जहाँ से शुरू हो गया अगर हम वहीं पर वापस पहुँच जाते हैं उसको चक्कर बोला जाता है। तो इस तरीके की जो श्रृंखला है उसे हम चक्रीय श्रृंखला भी कहते हैं। तो देखो, श्रृंखला भी कई प्रकार की हो सकती है। रैखिक श्रृंखला भी हो सकती है, एक सीधी रेखा में
शाखित श्रृंखला भी हो सकती है, जैसे कार्बन के परमाणु इधर हैं और बाकी है किसी भी कार्बन परमाणु से अगर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ अगर और कार्बन जुड़ जाएं उनको हम शाखित श्रृंखला कहते हैं। एक होती है चक्रीय श्रृंखला, अगर एक कार्बन परमाणु अगर वहाँ से अन्य कार्बन परमाणु जुड़ते हुए वापस अंत में अगर उसी कार्बन परमाणु से जुड़ जाते हैं उस श्रृंखला को चक्रीय श्रृंखला बोला जाता है। ठीक है, ये है श्रृंखलन का गुण। तो इसमें लिखेंगे कार्बन में यह जो कार्बन है, कार्बन अपने साथ अन्य कार्बन परमाणुओं को जोड़कर अन्य कार्बन परमाणुओं को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं। एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। इस गुणधर्म को श्रृंखलन कहा जाता है। अगर श्रृंखलन की परिभाषा आ जाए तो हमको लिखना पड़ेगा कार्बन अपने साथ अन्य कार्बन परमाणुओं को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं। इस गुण को श्रृंखलन गुण कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल देखें श्रृंखलन के तो वह आपके पास रेखिक श्रृंखला भी हो सकती है, रेखिक भी हो सकती है, शाखित भी हो सकती है, शाखित श्रृंखला भी हो सकती है, या फिर चक्रीय श्रृंखला भी हो सकती है। यह श्रृंखला के उदाहरण हैं। चक्रीय श्रृंखला भी हो सकती है। तो यह है पहला गुणधर्म। कार्बन में यह एक विशेष गुण पाया जाता है कि अपने साथ यह अन्य कार्बन परमाणु को जोड़ सकता है और लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। दूसरा है इसकी संयोजकता। दूसरा है इसकी संयोजकता कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब इस लाइन का मतलब क्या है अभी समझते हैं। कार्बन की संयोजकता 4 होती है अर्थात कार्बन अपने साथ अन्य 4 तत्व को जोड़ सकता है, तो कार्बन जो है यह अपने साथ एक तत्वों को भी जोड़ सकता है, 2 को भी जोड़ सकता है, 3 को भी, और अधिकतम कितने तत्वों को जोड़ सकता है, 4 तत्वों को। बस उसमें ये देखेंगे हम कि उसमें उसकी संयोजकता कितनी है। अब हमने यहाँ पर लिखा है कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो कार्बन है, कार्बन इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन जो है, कार्बन यह दूसरे तत्वों के साथ अधिकतम 4 बंध बना सकता है। कितने बंध बना सकता है ये? 4 बंध बना सकता है। तो इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और कार्बन जो है, कार्बन अपने साथ अधिकतम 4 तत्वों को जोड़ सकता है। जैसे मान लो अगर इसके पास कोई हाइड्रोजन आ जाता है तो एक हाइड्रोजन ये जुड़ गया, दूसरा हाइड्रोजन इधर आ जाता है तो दूसरा हाइड्रोजन ये जुड़ गया, थर्ड वाला हाइड्रोजन इधर आकर जुड़ जाता है और फोर्थ वाला हाइड्रोजन इधर आकर जुड़ जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कार्बन जो है यह अन्य 4 तत्व और हो गए हाइड्रोजन के, तो 4 तत्वों को और जोड़ लिया इसने। तो कार्बन जो है यह अधिकतम 4 तत्वों को जोड़ सकता है, 4 से ज़्यादा नहीं जोड़ सकता, क्योंकि इसकी संयोजकता ही कितनी होती है? 4। यानी कि जो ये कार्बन है अन्य परमाणु के साथ अधिकतम कितने बंध बना सकता है? 4 बंध बना सकता है। अगला गुणधर्म है नाभिक का आकार। नाभिक का आकार, नाभिक का आकार। अब कार्बन परमाणु का जो नाभिक का आकार है वह छोटा होता है। कार्बन परमाणु के नाभिक का आकार छोटा होता है। नाभिक का आकार क्या होता है? छोटा होता है। आकार छोटा होता है। अब कार्बन परमाणु जो है, कार्बन परमाणु यह पहले पार्ट में हम देख चुके हैं कि कार्बन जो है ये 6 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आएगा? 6 नंबर पर। तो इसलिए इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। अगर 6 इसमें का परमाणु क्रमांक होता है तो प्रोटॉनों की संख्या भी इसमें कितनी होती है? 6 होती है।
तो जो कार्बन परमाणु है ये 6 नंबर पर आता है, इसलिए इसका थोड़ा सा आकार छोटा होगा। और थोड़ा सा आकार छोटा होता है तो नाभिक का आकार भी क्या होता है, छोटा होता है, जिसमें 6 प्रोटॉन होते हैं। तो आकार छोटा होने के कारण यह अपने साथ और तत्वों को जोड़ लेता है। तो यह भी इसका एक गुणधर्म होता है कि नाभिक का आकार छोटा होता है, जिसके कारण यह अन्य तत्वों को अपने साथ जोड़ लेता है। तो ये है कार्बन के गुणधर्म। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। अगला टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। और इस टॉपिक में से एग्जाम के अंदर ज़रूर क्वेश्चन आता है, एक छोटा क्वेश्चन ज़रूर आता है। कभी कभी एल्केन श्रेणी का सूत्र पूछ लेता है, या एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र पूछ लिया जाता है, या एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र पूछ लिया जाता है, या एल्काइन के अंदर कितने बंध होते हैं ये पूछ लिया जाता है, या एल्किन के अंदर कितने बंध होते हैं ये पूछ लिया जाता है। तो आइए हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोकार्बन जो शब्द है यह 2 वर्डों से मिलकर बना होता है, हाइड्रो और कार्बन। यानी कि इसके अंदर हमारे पास एक तो होता है हाइड्रोजन और एक होता है कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है, हमारे पास ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हों। ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हों, ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोजन और, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं, मिलकर बने यौगिक, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन किन्हें कहेंगे, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हों उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी कार्बन का अगर यौगिक है, अगर हमें उसमें कार्बन और उसके साथ अगर हाइड्रोजन अगर मिल जाए तो ऐसे यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन भी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन भी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को मैं HC से लिख रहा हूँ। एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य केवल एक बंध पाया जाता है उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और दूसरे कार्बन के मध्य ही हमको बंध देखना है, बाकी कार्बन और जैसे हाइड्रोजन है इनके मध्य नहीं देखना है, या कार्बन के अलावा अगर और कोई भी तत्व है उसके मध्य नहीं देखना है। सिर्फ कार्बन और दूसरा वाला भी कार्बन, इसके मध्य जो बंध है उस बंध को हमको देखना है। अगर 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में अगर सभी केवल एकल बॉन्ड है, केवल एक ही बंध है, उसको तो हम बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य 2 या 3 बंध हों उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, कार्बन और कार्बन के मध्य, कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध हो। सिर्फ कितना बंध हो, एकल बंध हो, एक ही बंध हो। एकल बंध का मतलब हो गया इस तरीके से एकल बॉन्ड। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, कार्बन और कार्बन के मध्य, कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध हो, द्विबंध यानी डबल बॉन्ड, या त्रिबंध हो, द्विबंध हो या त्रिबंध हो। अभी हम इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। तो अगर हम देखें संतृप्त हाइड्रोकार्बन का तो क्या हो गया, कार्बन और कार्बन के मध्य केवल एक बंध पाए जाए। जैसे अगर एक कार्बन है और दूसरा कार्बन, ऐसे बहुत सारे कार्बन जुड़े हुए हैं, अगर सब में सिंगल बॉन्ड है, एक ही बंध है, तो इस हाइड्रोकार्बन को क्या बोला जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर मैं इसमें कहीं पर भी जैसे मान लो मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, इसके मध्य 2 बंध आ रहे हैं, तो 2 बंध वाले को हम बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। 3 भी आ सकता है, अगर 3 आ गया, 3 को भी हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही बोलेंगे। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन की हमने परिभाषा देख ली। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखें तो इनकी जो श्रेणी होती है वो होती है एल्केन श्रेणी, एल्केन श्रेणी। सिंगल बॉन्ड की जो श्रेणी होती है एल्केन,
डबल बॉन्ड की जो श्रेणी होती है उसको हम एल्कीन और एक और श्रेणी होती है वो होती है एल्काइन श्रेणी होती है, एक होती है एल्काइन श्रेणी। तो एल्कीन और एल्काइन श्रेणी किसे कहते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो उन्हें एल्केन श्रेणी, और जिनके मध्य डबल बॉन्ड हो उन्हें एल्कीन श्रेणी, और अगर आपको ट्रिपल अगर बंध दिखाई दे जाए, 3 बंध दिखाई दे जाए, उससे हम एल्काइन श्रेणी कहते हैं। एल्केन श्रेणी का फिर पूछा जाता है एक सामान्य सूत्र। तो सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन श्रेणी का होता है CnH2n+2, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बस ये सूत्र ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में कि एल्केन श्रेणी का सूत्र बताओ, एल्कीन का बताओ और एल्काइन का बताओ। एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n सिर्फ डबल, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। हो सकता है शायद अभी आपको ये याद ना हो, लेकिन अभी अगर इसके अगर हम एग्जांपल देखेंगे तीनों के, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के, तब ये तीनों क्लियर हो जाएंगे। एल्केन का होता है CnH2n, देखो यहाँ पर N है और यहाँ पर 2N है, यानी कि यहाँ पर डबल है, N का डबल और साथ में 2 ज़्यादा, तो CnH2n+2 होगा। अब इसमें से 2 और कम कर देंगे तो ये रह जाएगा CnH2n रह जाएगा। अब इसमें 2 और कम करेंगे तो ये हो जाएगा CnH2n-2। तो एल्काइन का होता है CnH2n-2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्केन में होता है CnH2n+2। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कभी कभी बंध भी पूछ लिया जाता है। इसमें क्या पूछ लिया जाता है? बंध, कि एल्केन श्रेणी में कौन सा बंध पाया जाता है? तो आप बताएंगे एकल बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? एकल बंध पाया जाता है। एल्केन श्रेणी की अगर बात करें तो इसमें ये द्विबंध पाया जाता है, इसमें पाया जाता है द्विबंध। और वही अगर एल्काइन श्रेणी की बात करें तो इसमें त्रिबंध पाया जाता है, त्रिबंध पाया जाता है। आई होप ये शायद तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे। हाइड्रोकार्बन फिर से देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कि ऐसे यौगिक जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर है हाइड्रोकार्बन के प्रकार। तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कार्बन की वह श्रृंखला जिनके मध्य केवल और केवल एकल बंध हो, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर एकल के अलावा अगर द्विबंध हो या त्रिबंध हो तो उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। बस एक के अलावा अगर 2 और 3 हो तो उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी खुद 2 प्रकार के होते हैं, एक तो डबल बॉन्ड वाला और एक ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले को कहते क्या क्या है? तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड वाली जो श्रेणी होती है उसको हम एल्केन श्रेणी कहते हैं। द्विबंध वाली जो भी हमारे पास श्रेणी बनेगी या श्रृंखला बनेगी उसको हम एल्कीन कहेंगे, और त्रिबंध वाली को हम कहेंगे एल्काइन श्रेणी कहेंगे। इनके यदि सूत्र की बात करें तो इनका होगा CnH2n+2, पहले वाले में 2 ज़्यादा। एल्कीन का होता है Cn सिर्फ H2n होता है, मतलब डबल ही होता है, और एल्काइन में CnH2n-2, यहाँ पर 2 और कम हो जाएगा। यदि एल्केन की बात करें सभी में एकल बंध होगा, एल्कीन के अंदर द्विबंध होगा और एल्काइन के अंदर त्रिबंध होगा। अब हम बात करते हैं इसमें अनुलग्न की। अनुलग्न, ये अनुलग्न क्या होता है? अनुलग्न है, अणु का मतलब होता है पीछे लगने यानी लगने वाले। जब भी अगर हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करेंगे तो उनके पीछे क्या लगाएंगे? जैसे आपने मेथेन, एथेन सुना होगा, लास्ट में एन आता है। ये कैसे लगता है? देखो, अगर कोई एल्केन श्रेणी होगी, एल्केन, तो जब भी अगर एल्केन श्रेणी का हम नामकरण करेंगे, अभी आगे नामकरण करेंगे उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो एल्केन श्रेणी जो होगी उसके लास्ट में हम लगाएंगे एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन। देखो एल्केन में लास्ट में बोल रहा है एन, एल्केन में क्या बोल रहा है? एन बोल रहा है, तो हम लगाएंगे एन। एल्केन लास्ट में लगाएंगे एन जब भी अगर नामकरण करेंगे। वहीं अगर इस एल्केन की बात करें तो एल्केन का जो अनुलग्न होगा, जैसे इसका अनुलग्न क्या आया? एन। एल्केन में एन आया है तो एल्कीन में इन आता है, एल्कीन इन, तो इसका होगा इन होगा। एल्कीन का अनुलग्न हो जाएगा इन।
और अगर हम एल्काइन का जब भी नामकरण करेंगे, त्रिबंध वाले का नामकरण करेंगे, तो लास्ट में उसके क्या लगाएंगे, इसमें देखो लास्ट में बोल रहा है एल्काइन, मतलब आइन बोल रहा है, इसमें आइन बोल रहा है, तो हम इनके नामकरण में लगाएंगे आइन लगाएंगे, इनके नामकरण में आइन लगाएंगे। ठीक है। अगर कोई एल्केन श्रेणी है, सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो उनके लास्ट में एन लगेगा। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड आ गया तो उनके लास्ट में हम इन लगाएंगे, और अगर कहीं पर तीन बंद आ गए तो उनके लास्ट में हम आइन लगाएंगे। तो ये हैं हमारे हाइड्रोकार्बन के प्रकार। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आज सिर्फ हम पार्ट 2 में इतना ही देखेंगे। इसके बाद हम इसका भाग 3 भी लेकर आएंगे और उसमें देखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है, श्रृंखलाएँ कैसे बनाई जाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।